गुड इवनिंग एवरीवन। रात के 9 बजे हैं तो शायद हम लोगों ने गुड नाइट बोलना चाहिए, मगर गुड नाइट लास्ट में बोलते हैं, इसलिए मैं गुड इवनिंग से स्टार्ट करूँगा। आई एम योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर लोनारे। टुडेज आयुर्वेदा का जो फर्स्ट ईयर का जो बैच है ऑनलाइन मेंटरशिप का, उसके सेकंड सेकंड लेक्चर ऑफ संस्कृत, और वैसे तीसरा लेक्चर है अपने शेड्यूल का। तो इसमें आपका स्वागत है। और जैसे कि संस्कृत का लेक्चर है तो रामचंद्र पुजारी सर आपके सामने अभी आयुर्वेद इतिहास दो सब्जेक्ट लेने वाले हैं। संस्कृत एंड आयुर्वेद इतिहास। आयुर्वेद इतिहास का जो टॉपिक है उसके बारे में आपको डिटेल में भी सर पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो मैं अभी स्क्रीन उनके यहाँ पे शेअर करू। सर तुमचा व्हिडिओ पण सुरू करून ठेवा, मी तुम्हाला होस्ट करतोय हाँ म्हणून हे करतोय। ओके हाँ ओके तुम्ही आता स्क्रीन शेअर करू शकता सर। ओके पीपीटी दिसते सर? नाही अजून तरी नाही। स्क्रीन शेअर करा, पीपीटी नका करू। ठीक है। सर स्क्रीन शेअर झाला ना? नाही सर, नाही झालं। हा आता आता झाला सर, आता झाला। ठीक आहे, मी व्हिडिओ ऑफ करतो, ओके कंटिन्यू करा। हाँ हाँ पीपीटी पीपीटी चालू करा, स्क्रीन दिसते आता। हो हो तुमचा व्हिडिओ पीपीटी चालू दिसते ठेवला ना सर? तरी चालेल सर। व्हिडिओ चालू ठेवला तरी चालेल, व्हिडिओ ओके ओके व्हिडिओ ऑफ नका करू। पीपीटी दिसते ना? यस यस यस, स्टार्ट करा। ओके ओके शुभ संध्या। दिस इज थर्ड लेक्चर ऑन संस्कृत सब्जेक्ट। इट डील्स विथ आयुर्वेद इतिहास। आपको पता है संस्कृत के 2 पेपर रहते हैं, उसमें सेकंड पेपर में जो एमसीक्यू का क्वेश्चन रहता है, वो एमसीक्यू क्वेश्चन सेकंड पेपर में पूरा आयुर्वेद इतिहास के टॉपिक पर आधारित रहता है। सो ये 20 मार्क्स आयुर्वेद इतिहास के, अगर आपने ये पॉइंट्स अच्छी तरह से याद किए, अच्छी तरह से पढ़े, उनका सीक्वेंस जो है उस सीक्वेंस के हिसाब से अगर आपने उसका अध्ययन किया तो आपको सर ये तुमचा व्हिडिओ सुरू करा ना, व्हिडिओ। ऑडिओ सुरू आहे फक्त। ओके ओके व्हिडिओ खाली असेल। हो हो बरोबर, आता स्क्रीन बरोबर दिसतेय। त्या याच्यावर जा तुमच्या पीपीटीवर। हाँ पीपीटी पीपीटी दिसते सर? यस 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 यस, बरोबर हाँ आहे, चालू करा। ओके। तो आयुर्वेद इतिहास जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक पर रहते हैं, उसका थोड़ा अध्ययन शुरू करेंगे आज से। ये 20 मार्क्स आपको अगर प्लान से अगर आपने ये आयुर्वेद इतिहास के टॉपिक की पढ़ाई की तो आपको ये 20 आउट ऑफ 20 भी मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? जो सीक्वेंस मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इस सीक्वेंस के हिसाब से अगर आपने पढ़ाई की तो आपको ये 20 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो उसके लिए आयुर्वेद इतिहास, कौन सा भी इतिहास, इतिहास यानी जो घटनाएं पहले हो गई है
उनके बारे में बोलना, उनके बारे में बताना, उनके बारे में अभ्यास करना, उसको इतिहास बोलते हैं। तो आज जो प्रेजेंट टाइम है वो कल का इतिहास होता है। तो इतिहास के बारे में अगर हमने अच्छी तरह से पढ़ा, उसके जो कुछ भी हाइलाइट्स है, उस हाइलाइट्स को अच्छी तरह से जान लिया, तो हम आराम से इसमें मार्क्स ले सकते हैं। तो आयुर्वेद इतिहास इस टॉपिक में जो सिलेबस पॉइंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉडली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ऐसा कर सकते हैं। वैदिक काल, जो वेदा का क्रिएशन पीरियड, वेदा का जब संग्रहण हुआ, वो वैदिक काल सेंटर में रख के जो इतिहास के काल बताए हैं वो प्री वैदिक यानी वेद का संग्रह होने से पहले का काल, पोस्ट वैदिक यानी वेद के निर्माण होने के बाद का काल, ये ऐतिहासिक काल, और उस ऐतिहासिक काल के बाद में जो पोस्ट वैदिक पीरियड बोलते हैं उसमें संहिता काल, संग्रह काल और आधुनिक काल, ऐसे 4 विभागों में अगर हमने इस आयुर्वेद इतिहास का अध्ययन किया तो आयुर्वेद इतिहास के 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। उसके बारे में सिर्फ एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू के हिसाब के आधार पर हम इस आयुर्वेद इतिहास के पॉइंट्स का अभ्यास करेंगे। उसके पहले आयुर्वेद इतिहास क्या है, वो क्यों पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जो कुछ भी संस्कृत में जो शब्द रहते हैं, उस शब्द की व्युत्पत्ति और निरुक्ति, ये शब्द कैसे तैयार हुआ, उसके बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी रहता है। इसीलिए हम आयुर्वेद इतिहास, इसमें 2 जो शब्द है, आयुर्वेद और इतिहास। आयुर्वेद के बारे में आपको पता है ही, लेकिन उसका थोड़ा पुनः अध्ययन होगा। और इतिहास, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए और इतिहास का महत्व क्या है। क्योंकि हमें हमेशा क्वेश्चन होता है या शंका होती है, हम डॉक्टर होने जा रहे हैं और इतिहास क्यों पढ़ना। इतिहास पढ़ना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट हिस्ट्री, जो कुछ भी हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री यानी इतिहास। तो हमारा मेडिकल का इतिहास से ऐसा संबंध रहता है, तो इतिहास के बारे में जान लेना हमें सबसे ज़रूरी है। उस आयुर्वेद इतिहास में, आयुर्वेद के बारे में हमें इतिहास जो कुछ भी है आयुर्वेद का, उसके बारे में लेना है। हम जब प्रोफेशन में रहते हैं तो रुग्ण के बारे में और रोग के बारे में इतिहास का अध्ययन करते हैं। उसमें प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ऐसे जो कुछ भी हम मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं, इसके लिए इतिहास क्या है, इतिहास क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना हमें जरूरी है। इसीलिए हम ये आयुर्वेद इतिहास पढ़ना चाहिए। और आयुर्वेद का इतिहास हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि हम आयुर्वेद सीखने ही जा रहे हैं। आयुर्वेद पहले कैसा था, अब कैसा है और भविष्य में कैसा होगा। भविष्य में भविष्य, आयुर्वेद का भविष्य हमारे हाथ में ही है। क्योंकि अगर हमने वर्तमान काल में आयुर्वेद का अध्ययन अच्छी तरह से किया तो ही हम आयुर्वेद का भविष्य काल और साथ में हमारा भी भविष्य काल उज्जवल बना सकते हैं। तो ये भविष्य काल और वर्तमान काल अगर हमें अच्छी तरह से करने हैं, उनका अगर सफलता पानी है, तो उसका पहले इतिहास मालूम होना चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद इतिहास का अध्ययन जरूरी है। तो शुरू करते हैं आयुर्वेद इतिहास के बारे में। पहले मैं बता दिया हूँ, ये आयुर्वेद इतिहास 2 शब्द से तैयार हुआ है, आयुर्वेद और इतिहास। आयुर्वेद फिर 2 शब्द से तैयार हुआ है, आयु प्लस वेद। आयु यानी आयुष्य और वेद यानी ज्ञान। तो आयुष्य के बारे में, जीवन के बारे में जिसमें ज्ञान है उसे आयुर्वेद बोलते हैं। तो द वर्ड आयुर्वेद is formed by 2 distinct words, that is ayu, that is life, and ved means knowledge, the science which dealt with knowledge about life। ये तो हमें पहले से पता ही है। तो आयुर्वेद किसे कहते हैं, तत्र आयुर्वेद नाम, तत्र शरीर नाम। हम शरीर रचना क्रिया में बहुत सी व्याख्याएं आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं।
उसमें से आयुर्वेद के जो पर्यायी नाम है और आयुर्वेद किसे कहते हैं, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्यगः अनुबंधाश्च पर्यायोर आयुर्उच्यते। तो ये हमें श्लोक चरक संहिता से मिलता है। तो उसमें आयु के बारे में जो बताया है, आयु शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा जब एक साथ होते हैं तभी उसको आयु हम बोलते हैं। इसीलिए चरक ने शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम, ये पहली लाइन बताई है। इनका संयोग होना सबसे जरूरी है। जब संयोग होता है तभी उसको हम आयु यानी जीवित अवस्था कह सकते हैं। और उसके पर्याय जो बताए हैं वो पर्याय दूसरे लाइन में बताए हैं, नित्यग अनुबंधाश्च पर्यायो आयुर्उच्यते। धारी, जीवितम, नित्यग, अनुबंध, ये इसके पर्याय है। जो धारण करता है, जो जीवित रहता है और जो नित्य घटता है, नित्यग, ग यानी गमनशील, और अनुबंध, इन चारों का अनुबंध एक साथ होना सबसे जरूरी है, उसको हम आयु कहते हैं। सिर्फ शरीर को, सिर्फ इंद्रिय को, सिर्फ मन को और सिर्फ आत्मा को हम आयु नहीं कह सकते। इन चारों का संयोग होने के बाद ही आयु बोलते हैं। और इस आयु के बारे में ज्ञान जिस शास्त्र में बोलता है उसको हम आयुर्वेद बोलते हैं। ये आयुर्वेद शब्द के बारे में हो गया। अभी दूसरा है इतिहास। ये इतिहास शब्द भी इति प्लस ह प्लस आस, ये तीन शब्दों से बना है। तो इति यानी लाइक दिस और लाइक एज, जैसे हुआ है ऐसे, इति यानी एज इट इज, लाइक एज। ह, ह यानी निश्चित, पॉजिटिव, डेफिनेटली, जो ऐसे इसी तरह से हुआ था। आस यानी भूतकाल है, एग्जिस्टेड और हैपेंड, हुआ था, जो निश्चित रूप से पहले हुआ था, उसको हम इतिहास बोलते हैं। सो इतिहास का डेफिनेशन बताते वक्त, which means that it happened or took place, that is called as इतिहास, which tells about the details of the past and real incidences। वो incidences, घटनाएं भी सत्य घटनाएं होनी चाहिए। अभ्यास के लिए, ज्ञान के लिए सत्य घटनाओं का अभ्यास, सत्य घटनाओं का अध्ययन ही जरूरी रहता है। तो उसे हम इतिहास कह सकते हैं। और इतिहास में सिर्फ बीती हुई घटना, घटी हुई घटना का ही वर्णन नहीं होता, उसके साथ प्रेजेंट यानी वर्तमान स्थिति में आज क्या है इसके बारे में भी बताया जाता है। जो भविष्य में होने वाला है, ये दोनों के आधार पर ही भविष्य में हो सकता है। इसीलिए इतिहास का अध्ययन सबसे जरूरी है। तो आयुर्वेद और इतिहास, इन दो शब्दों के बारे में पहले हमने थोड़ी जानकारी ली। तो आयुर्वेद इतिहास, इसका मीनिंग क्या हो गया? हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज कॉल्ड एज आयुर्वेद इतिहास। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा टेकन प्लेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन as it is instinctive necessity of human beings to preserve their health। जब से सृष्टि का निर्माण हो गया, उस काल से इतिहास की उत्पत्ति, आयुर्वेद की उत्पत्ति शुरू हुई थी। और उस टाइम जो मनुष्य जीवन था, यानी जो सजीव सृष्टि थी, वो सजीव सृष्टि वैसे ही बनाए रखना, उसका ध्यान रखना, उसका वर्धन करना, ये सभी हम आयुर्वेद इतिहास से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेद इतिहास का ज्ञान हमें सबसे जरूरी है। तो आयुर्वेद के इसमें एमसीक्यू इतिहास की डेफिनेशन के बारे में, आयुर्वेद के डेफिनेशन के बारे में एमसीक्यू आ सकते हैं। तो ये पहले हमको पता है, इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं करूँगा। जो सेकंड पॉइंट है, आयुर्वेद के पर्याय या आयुर्वेद के विशेषण, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू इसके ऊपर आता है। आयुर्वेद ये नित्य है, यानी इस
आयुर्वेद शास्त्र का किसी ने निर्माण नहीं किया है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उस सृष्टि की उत्पत्ति करता ब्रह्मा, उसने ही ये आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया है। उसके बाद ये शाश्वत है, यानी इसका कभी भी नाश नहीं होगा, शाश्वत है। जो चीज किसी ने नहीं बनाई होती वो शाश्वत रहती है, ब्रह्मा ने बनाए है इसलिए शाश्वत है। और अनादि, जिसका कोई आरंभ नहीं होता, इसका कोई आरंभ नहीं है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है वहां से ही आयुर्वेद का निर्माण हुआ है, इसीलिए उसका कोई आदि नहीं है, इसीलिए उसको अनादि बोलते हैं। और स्वभाव संसिद्ध, जो कुछ भी आयुर्वेद में जो कुछ भी बताया है वो नैसर्गिक है, निसर्गता है, निसर्ग से ही वो सिद्ध हो गया है, क्योंकि इसका निर्माण स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने किया है। इसीलिए ये आयुर्वेद के बारे में विशेषण बोले जाते हैं, नित्य, शाश्वत, अनादि एंड स्वभाव संसिद्ध, ऐसे विशेषण। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, तो ये 4 विशेषण हमें मालूम होने चाहिए। उसके बाद आयुर्वेद का अवतरण, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आयुर्वेद का अवतरण कैसे होगा? आयुर्वेद का निर्माण हुआ ऐसे कोई भी नहीं बोलता, उसका अवतरण हुआ, क्योंकि ये ब्रह्मा ने स्वयं निर्माण किया और प्रजा के हित के लिए, लोक के हित के लिए उसका फिर से अध्ययन, जब हम अष्टांग हृदय में संहिता अध्ययन में पढ़ते हैं ब्रह्मा स्मृत्वा, तो ब्रह्मा ने इसको मेमोराइज किया, किस लिए? लोक कल्याण के लिए, सजीव सृष्टि की उत्पत्ति, वर्धना और विकास के लिए इसका पुनः अध्ययन करके जिसको इसकी जरूरत है उसको उसका ज्ञान सौंपा। तो ये अवतरण कैसे हो गया, पृथ्वी पर ये आयुर्वेद कैसे आ गया? क्योंकि वो स्वर्ग में था, स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे आ गया? तो ये आयुर्वेद अवतरण सीखने के लिए जो मैं इधर बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू इसके ऊपर आ सकते हैं। और ये जो पहले नाम बताए मैंने, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र, ये 4, इन चारों को दैवी परंपरा के आयुर्वेद के आचार्य बोलते हैं। सो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, दैवी परंपरा के आचार्य कौन कौन से हैं? तो ये 4 नाम हमको मालूम होने चाहिए। ऑप्शन कौन से भी हो, इस 4 नाम में से कौन सा नाम आता है उसको हम सिलेक्ट करना है। तो ब्रह्मा जो सृष्टि का निर्माता है, उसने आयुर्वेद का पुनर्अध्ययन किया, यानी स्मृत्वा, और वो अध्ययन दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति कौन था? उस टाइम का सृष्टि का राजा था। तो राजा एक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो इस ज्ञान का योग्य तरीके से उपयोग कर सकता है। इसीलिए प्रजा का पालन करना, प्रजा का रक्षण करना ये राजा का कर्तव्य रहता है। तो वो कर्तव्य पालन के लिए ब्रह्मा ने ये आयुर्वेद दक्ष प्रजापति को सौंपा। ये सृष्टि का पृथ्वी का राजा था, इसीलिए। तो दक्ष प्रजापति कौन था, वो क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्रह्मा के बाद दक्ष प्रजापति ने ये आयुर्वेद का ग्रहण किया, उस टाइम वो पृथ्वी का राजा था इसीलिए। और फिर से वो अश्विनी कुमार को सिखाया। अश्विनी कुमार को क्यों सिखाया? क्योंकि हमारे संस्कृति के अनुसार अश्विनी कुमार को ट्विन बोलते हैं, ये 2 लोग थे और ये देवों के वैद्य माने जाते हैं, ये देवों के वैद्य माने जाते हैं। उनको दक्ष प्रजापति ने सिखाया, ब्रह्मा ने नहीं सिखाया, दक्ष प्रजापति ने सिखाया। क्योंकि आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य जो था, वो उद्देश्य पहले राजा को देना, क्योंकि राजा कर्तव्य पालन करने में श्रेष्ठ होता है और वो कर्तव्य पालन करता ही है। उसके बाद ये आयुर्वेद अश्विनी कुमार ने दक्ष प्रजापति से ग्रहण किया और उसका उपयोग स्वर्ग में किया। तो अश्विनी कुमार ने दक्ष प्रजापति से आयुर्वेद का अध्ययन किया। किसने
आयुर्वेद का अध्ययन किसके पास से किया, इसके ऊपर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल बता जा रहा हूँ। और अश्विनी कुमार ने ये फिर से और एक राजा, जो देवों का राजा बोलते हैं, इंद्र, उसको सिखाया। क्योंकि अभी स्वर्ग लोक में स्वर्ग का राजा इंद्र रहता है, उसको भी कर्तव्य पालन के लिए इस आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने ये इंद्र को सिखाया। तो ये चार लोग जो है वो दैवी परंपरा के आचार्य माने जाते हैं। तो इंद्र तक दैवी परंपरा है। इसके बाद मानुषी परंपरा या लौकिक परंपरा शुरू होती है। तो ब्रह्मा से इंद्र तक ये जो है वो स्वर्ग लोक से अध्ययन का जो कुछ भी क्रम था वो है। इंद्र एक ऐसा आचार्य है जिसने देवलोक से सीखा और उसका ज्ञान मनुष्य लोक को सिखाया। इसीलिए इंद्र को आद्य आचार्य ऐसे बोलते हैं, आद्य आचार्य, क्योंकि इंद्र ने पहले ये आयुर्वेद मनुष्य लोगों में ऋषियों को सिखाया। इसीलिए इंद्र को आद्य आचार्य बोलते हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, आद्य आचार्य ये इंद्र है, क्योंकि इंद्र ने ये आयुर्वेद मनुष्य लोगों को, ऋषियों को सिखाया। उस ऋषियों में भरद्वाज, काशिदा, दिवोदास, धन्वंतरी और कश्यप, ये तीन नाम मैंने मुख्य लिए हैं, क्योंकि ये तीन अलग अलग परंपराएं हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो कुछ भी हम चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता, अष्टांग हृदय, ये जो कुछ भी देखते हैं, उनका जो कुछ भी निर्माण हुआ है, उनका सबसे पहले ज्ञान इन ऋषियों ने प्राप्त किया है। इसीलिए उनका ज्ञान होना हमें जरूरी है। तो इसमें भरद्वाज ये पहले ऋषि आते हैं जिन्होंने इंद्र से काय चिकित्सा के उपयोगी अंश का अध्ययन किया और अपने शिष्यों को सिखाया और अपने शिष्यों के द्वारा उस अंग का प्रचार किया। दूसरा दिवोदास धन्वंतरी, उन्होंने शल्य और शालाक्य के बारे में इस अंग का अध्ययन इंद्र से विस्तृत किया और उसके बाद उसका अध्यापन उनको उनके शिष्यों को करके शल्य तंत्र संप्रदाय या शल्य तंत्र ये अंग का विकास किया। तो काय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा, मेडिसिन एंड सर्जरी, इनका इतिहास हमें अगर जानना है तो ये लोगों के बारे में हमें मालूम होना जरूरी है। तीसरा जो है वो काश्यप। आयुर्वेद में काश्यप को स्त्री रोग और बाल रोग के मुख्य आचार्य माने गए हैं। इसीलिए ये जो तीसरा अंग है, बाल रोग और स्त्री रोग, इसका आद्य आचार्य है कश्यप। तो इनके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए ये तीन आचार्यों का नाम मैंने इधर लिया। उसके बाद भरद्वाज से इस आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन पुनर्वसु अत्रेय ने किया। पुनर्वसु अत्रेय ने करने के बाद अपने 6 शिष्यों को सिखाया। दिवोदास धन्वंतरी ने इसका अध्ययन करने के बाद सुश्रुत यानी वृद्ध सुश्रुत, उनको ये सिखाया और उनके साथ सुश्रुत यानी वृद्ध सुश्रुत ने उनके 8 शिष्यों को सिखाया। ऐसे शल्य तंत्र का विकास हो गया। और कश्यप ने वशिष्ठ, अत्रि, भृगु और अन्य ऋषियों को इसका ज्ञान दिया। इसीलिए इनके नाम इधर मैंने लिए हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयुर्वेद अवतरण में ये जो नाम है, पहले भरद्वाज, दूसरा पुनर्वसु अत्रेय, तीसरा अग्निवेशादि 6 शिष्य, ये नाम सबसे इम्पोर्टेंट है।
पहले हम चरक संहिता के आधार पर, चरक संहिता में जैसे बताया है, यानी कि काय चिकित्सा अंग का कैसे विकास हो गया, इसके बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे। तो काय चिकित्सा इस अंग का विकास इंद्र के बाद इंद्र ने ये शास्त्र का ज्ञान भरद्वाज मुनि को दिया। भरद्वाज मुनि ने ये ज्ञान अपने शिष्य पुनर्वसु अत्रेय को दिया और पुनर्वसु अत्रेय ने ये ज्ञान अपने 6 शिष्यों को दिया। इस 6 शिष्यों में अग्निवेश ये शिष्य बहुत ब्रिलियंट था। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके सबसे पहले तंत्र का निर्माण किया। उस तंत्र को अग्निवेश तंत्र बोलते हैं और ये अग्निवेश तंत्र बाद में चरक ने उसका पुनः संस्करण किया और चरक संहिता जो हम आज पढ़ते हैं, काय चिकित्सा का जो संदर्भ ग्रंथ माना जाता है, वो चरक संहिता ऐसे भरद्वाज ऋषियों के कथन के बाद उनसे उनका ज्ञान पुनर्वसु अत्रेय ने लिया और अपने 6 शिष्यों को सिखाया। 6 शिष्यों ने भी संहिताओं का निर्माण किया। सभी 6 शिष्यों की संहिताएं रहती है, लेकिन वो काल के दृष्टिकोण से थोड़ा नहीं मिलती है या अवेलेबल नहीं है। लेकिन 6 भी शिष्यों ने ये संहिताओं का निर्माण किया, लेकिन उसमें सबसे पॉपुलर जो है वो अग्निवेश तंत्र और आज की जो कुछ भी चरक संहिता है। बेल संहिता भी अभी थोड़ी अवेलेबल है, पराशर संहिता, हरित संहिता थोड़ी अवेलेबल है, लेकिन जतुकर्ण और क्षारपाणी का कुछ रेफरेंस एज पर माय नॉलेज अभी तो नहीं मिलता है। लेकिन भेल संहिता का कुछ अंश, हरित संहिता का कुछ अंश हमें प्राप्त होता है। तो ऐसी अलग अलग संहिताएं ये आचार्यों ने बनाई है। तो अग्निवेश, चरक, पुनर्वसु अत्रेय और भरद्वाज ये काय चिकित्सा के प्रमुख आचार्य है। तो क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले आयुर्वेद अवतरण में, फिर से एक बार बोलता हूं मैं, दैवी परंपरा में ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र। ब्रह्मा के बारे में सृष्टि का करता है, दक्ष प्रजापति सृष्टि का जो पृथ्वीलोक है उस पृथ्वीलोक का वो राजा था, अश्विनी कुमार देवों के वैद्य, इंद्र देवों का राजा। ये सभी दैवी परंपरा इनके काल में आते हैं। उसके बाद इंद्र ऐसा एक आचार्य है, क्योंकि ब्रह्मा ने सिर्फ दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने सिर्फ अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया, लेकिन इंद्र ने मनुष्य लोक में इस आयुर्वेद का प्रसार, इस आयुर्वेद का ज्ञान पहले दिया। इसीलिए इंद्र को आद्य आचार्य माना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मा आद्य आचार्य नहीं है, वो ब्रह्मा स्मृति करता है, स्मृत्वा। दक्ष प्रजापति ने ग्रहण किया, वो ग्रहण करता है। फिर अश्विनी कुमार ने वो दक्ष प्रजापति से लिया। उसके बाद ये ज्ञान भरद्वाज ऋषि ने इंद्र से प्राप्त किया और उसका अध्यापन पुनर्वसु अत्रेय को किया। पुनर्वसु अत्रेय को ही क्यों किया, इसका डिटेल हम चरक संहिता में प्राप्त कर सकते हैं। पुनर्वसु अत्रेय ही भरद्वाज के पास क्यों गए, पुनर्वसु अत्रेय को ही भरद्वाज ने आयुर्वेद क्यों सिखाया, उसका डिटेल हम चरक संहिता से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में क्वेश्चन अगर कुछ भी आया तो चरक संहिता का जो कुछ भी आपके पास अध्ययन का नॉलेज है उसके आधार पर आप उसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो ये एक परंपरा हो गई
काय चिकित्सा के बारे में। तो काय चिकित्सा में आचार्यों के नाम हमें याद रखने हैं, भरद्वाज, पुनर्वसु अत्रेय, अग्निवेशादि 6 शिष्य, और अभी की चरक संहिता पॉपुलर जो है आचार्य चरक, इनके बारे में डिटेल में इस इतिहास में पढ़ना है। तो ये हो गया काय चिकित्सा परंपरा का। दूसरा है शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। तो इसका ज्ञान इंद्र ने दिवोदास धन्वंतरी इनको दिया। धन्वंतरी के बारे में आयुर्वेद में बहुत से धन्वंतरियों का उल्लेख है, जो हम हमेशा धन्वंतरी स्तवन करते हैं। वो धन्वंतरी स्तवन, वो विष्णु रूप धन्वंतरी जो क्षीर सागर मंथन से उत्पन्न हुआ, वो धन्वंतरी है। उसको हम फर्स्ट धन्वंतरी ऐसा बोल सकते हैं, जो क्षीर सागर से उत्पन्न हो गया, जिसके हाथ में अमृत कलश और जलों का शंख चक्र, ये 4 आयुध थे। वो धन्वंतरी जिनका हम हर रोज स्तवन करते हैं, वो धन्वंतरी, वो पहले धन्वंतरी। दूसरे धन्वंतरी जो काशीराज धन्व, उसको भी दिवोदास धन्वंतरी ऐसे माना गया है। तो ये राजा थे, काशी के राजा थे। इसके बारे में एक बार क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं बोला हूँ। काशीराज धन्व, उसको ही धन्वंतरी सेकंड या धन्वंतरी बोलते हैं, क्योंकि शल्य का ज्ञान इंद्र से इस काशीराज धन्व ने प्राप्त किया। राजाओं को इस आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन का ज्ञान होना जरूरी था, क्योंकि उस वक्त जो कुछ भी लड़ाइयाँ होती थी, उस लड़ाइयों में शत्रु से जो कुछ भी पीड़ित होते थे, जो व्याधित होते थे, उनको ठीक करना, इसके लिए ये आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य था। इसीलिए ये शल्य शास्त्र का अध्ययन दिवोदास धन्वंतरी ने इंद्र से प्राप्त किया। और उसके बाद ये ज्ञान सुश्रुत के बारे में भी और कंट्रोवर्सीज है। सुश्रुत बोलते हैं, वृद्ध सुश्रुत, जिसने सौश्रुत तंत्र का निर्माण किया, जो शल्य तंत्र का प्रधान ग्रंथ माना जाता है। उसका पुनः संस्करण आचार्य सुश्रुत ने किया, और जो सुश्रुत संहिता हम शल्य में जो आद्य ग्रंथ या संदर्भ ग्रंथ मानते हैं, वो सुश्रुत संहिता का निर्माण दूसरे सुश्रुत ने किया, ऐसा माना जाता है। क्योंकि इतिहास में कंट्रोवर्सी रहती है, उसी हिसाब से जो कुछ भी उस व्यक्ति के बारे में जितना हमें इतिहास से पता चलता है, उतना हमें ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए वो सुश्रुत के बारे में अभी बताया, उसका डिटेल हम संहिता काल में सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग हृदय और काश्यप संहिता, इन चारों का अध्ययन डिटेल में करने वाले हैं। तो ये सुश्रुत ने दिवोदास धन्वंतरी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद, जैसे पुनर्वसु अत्रेय के 6 शिष्य थे, वैसे ही सुश्रुत के 8 शिष्य थे। निमि, करवीर्य, गोपुर रक्षित, ऐसे उनके नाम हैं। वो नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ नंबर 8, पौष कलाव्रत, ऐसे नाम जो है वो 8 शिष्य है। पुनर्वसु अत्रेय के 6 शिष्य है, इनके 8 शिष्य, इतना सिर्फ हमें ध्यान में रखना है। उसमें से निमि ने, राजा निमि, उसने शालाक्य का अध्ययन करके शालाक्य तंत्र की निमि तंत्र, ये संहिता जो तंत्र है वो आद्य तंत्र बनाया। तो ये शल्य तंत्र के बारे में हुआ। थोड़ा बाल रोग या स्त्री रोग, इसके बारे में कश्यप संहिता जो आद्य ग्रंथ माना जाता है, तो इंद्र से इस शाखा का ज्ञान कश्यप ने प्राप्त किया, और ये ज्ञान वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, इन ऋषियों को दिया, और ये बाल रोग का अंग विकसित हो गया। तो ऐसे आयुर्वेद का इतिहास, उसमें ये व्यक्तियों ने बहुत योगदान दिया, इसीलिए इनका ज्ञान होना हमें सबसे ज़रूरी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति आती है वो है अग्निवेश।
अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते दृढ़बल संपूरिते, ऐसा चरक संहिता में हर एक अध्याय के बाद, अध्याय के एंड में ये जो श्लोक आता है, अग्निवेश कृते, अग्निवेश ने निर्माण किया, अग्निवेश कृते तंत्रे, ये अग्निवेश तंत्र उसका पुनः संस्करण चरक ने किया और उसका संपूर्ण दृढ़बल ने किया। तो ये चरक संहिता पहले तंत्र में अग्निवेश ने निर्माण की, उसके बाद उसका संस्करण करने के बाद संहिता रूप में चरक ने किया और उसकी सर पूर्ति यानी जो कुछ भी, हाँ 1 मिनिट राहिलं, हॅलो, एक 30-40 सेकंद राहिले असतील, ओ, समारोप करून घ्या ओ, सर. ओके सर, हो सर। तो ऐसे अग्निवेश तंत्र और चरक संहिता, इसके ऊपर हमें डिटेल जानना है। तो आज के क्लास में आयुर्वेद इतिहास, इसके बारे में बेसिक जो नॉलेज था और आयुर्वेद का अवतरण, इसके ऊपर कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं, इसके बारे में आज थोड़ा हमने ज्ञान लेने की कोशिश की। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम में उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। तो हाँ संपोले आज सर। का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एमसीक्यू सबसे ज्यादा पूछते हैं, 20 में से 20 मिलने की गुंजाइश रहती है।